हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इम्बाइबिशन। पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अभी हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हमने सॉइल वाटर की स्टडी की है, यानी कि सॉइल में किस तरीके का वाटर है, ड्राई सॉइल क्या होती है, फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल क्या होती है। एक तो कुछ 3 टर्म हैं, मैंने 2 उसमें एक्सप्लेन किए हैं, आपको एनसीईआरटी में नहीं है। हॉलार्ड है, चसार्ड है, इकार्ड है, ये सब। फिर हमने सॉइल वाटर को एक्सप्लेन किया, जिसमें कैपिलरी वाटर को आपको हमेशा याद रखना है। कैपिलरी वाटर आर अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। इसी को प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये बात कही जाती है। अब हम वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन पढ़ेंगे। आखिर कौन से प्लांट किस ऑर्गन के जरिए पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, है ना। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ये कौन से कह सकते हैं? विभिन्न पौधे, विभिन्न 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 पौधे विभिन्न अंगों के द्वारा जल अवशोषण करते हैं मैं सबसे पहले चलता हूँ एल्गी से, कि कंपैरेटिवली ये क्वेश्चंस बन जाते हैं कि एल्गी में वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ब्रायोफाइट में कैसे होता है, टेरिडोफाइट में कैसे होता है, जिम्नोस्पर्म में कैसे होता है, और एंजियोस्पर्म में किस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो कह सकते हैं शैवाल में जल अवशोषण कैसे करोगे? तो शैवाल ज़्यादातर कहाँ होती है? पानी के अंदर। तो पानी से डायरेक्टली डिफ्यूजन के जरिए ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सतही जो सरफेस एरिया है उसी से सीधे वाटर को इनटेक करते हैं। तो आप कह सकते हैं बाहरी सतह द्वारा अवशोषण, मतलब विसरण द्वारा। अब ब्रायोफाइट्स, कौन? ब्रायोफाइट्स में जल अवशोषण। तो कैसे? यहाँ पर अवशोषण होगा राइजोइड द्वारा। किसके द्वारा? राइजोइड्स द्वारा। ब्रायोफाइट में आगे डाइवर्सिटी में हम समझेंगे। ब्रायोफाइट में ऐसे राइजोइड्स होते हैं, ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब आते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स
में जल अवशोषण, तो इसमें ज़्यादातर क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। मोस्टली प्लांट्स में टेरिडोफाइट में एडवेंटिटी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ों द्वारा अपस्थानिक जड़ों द्वारा ऐसे। अब जिम्नोस्पर्म कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में ध्यान देने वाली बात है, वाटर एब्जॉर्प्शन इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अनावृत बीजी पौधा, अनावृत बीजी पौधा, तो इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से करोगे, तो कह सकते हैं मूसलाजड़। मूसलाजड़ से मतलब है टैप रूट। कौन सी रूट, टैप रूट से इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा। और भी कह सकते हैं पाइनस में माइकोराइजा जल खनिज अवशोषण में सहायक माइकोराइजा फंगस पार्टनर होते हैं। ये हम डाइवर्सिटी में पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि फंगस माइसीलियम और हायर प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में पाई जाती है, सहजीवी संबंध में पाई जाती है। इस संबंध को हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन सिम्बायोसिस कैसे है, तो इसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है कि जड़ों की बाहरी सतह पर कवक तंतु होते हैं और ये कवक तंतु मिट्टी से जल खनिज अवशोषण करके जड़ों को देते हैं और जड़ें बदले में इन्हें क्या देती हैं, मीन्स फंगस को क्या देती हैं, तो फंगस विषमपोषी जीव है, इन्हें किसी न किसी होस्ट से ही भोजन ऑब्टेन होता है या मिलता है। तो जड़ें इन्हें नाइट्रोजन युक्त शर्करा फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मतलब एन कंटेनिंग फूड को प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस को प्रोवाइड करती है। सिंपल भाषा में कहें तो ये फूड जड़ों से फंगस को मिलता है और फंगस जड़ों में जल और खनिज अवशोषण में हेल्प करता है ना। इसीलिए इसी एब्जॉर्प्शन वाले हिस्से में आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक लाइन में लिखा है कि पाइनस सीड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट माइकोराइजल एसोसिएशन। अगर पाइनस के बीज में माइकोराइजल संबंध न हो तो फिर इसमें जल अवशोषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बीज अंकुरण तभी संभव होता है जब उसमें माइकोराइजल एसोसिएशन होता है ना। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि माइकोराइजा एक पाइनस ही क्या हायर प्लांट में एक सहजीवी संबंध है। चूँकि इस हिस्से में इसका डिस्क्रिप्शन है तो मैं चाहूँगा कि इसको समझ लेते हैं। माइकोराइजा एक सहजीवी का मतलब है सिम्बायोसिस,
संबंध है जो पाइनस कौन है, जिम्नोस्पर्म, तथा कवक तंतु के मध्य पाया जाता है। ये सारी स्टडी एनसीईआरटी बेस्ड है, याद रखना, पाया जाता है। कवक जल, खनिज, खासतौर से फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है तथा बदले में कवक जड़ों से नाइट्रोजन युक्त शर्करा भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। क्लियर? ऐसे ये बात तो ये हो गई। इसके लिए यहीं पर एक बात लिख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी जगह लिखा है कि पाइनस के बीज अंकुरण के लिए माइकोराइजल संबंध जरूरी है। कहा जाता है कि माइकोराइजा संबंध के बिना पाइनस के बीज अंकुरित नहीं हो सकते। क्लियर? पाइनस के बीज अंकुरण के लिए माइकोराइजा संबंध आवश्यक होता है। बात क्लियर? ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो हमारे लिए खास है। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। किसकी? एंजियोस्पर्म किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन इन एंजियोस्पर्म। वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों में जल अवशोषी अंग वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, कह सकते हो इनमें टैप रूट्स तथा एडवेंटिटियस रूट्स जल, खनिज
इनमें दोनों पाए जाते हैं, टैप रूट भी पाई जाती है, एडवेंटिशियस रूट भी पाई जाती है ना। अपस्थानिक जड़ें वो होती हैं जो पर्व संधियों से निकलती हैं, जैसे बरगद है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन सब में ये कहीं ना कहीं अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। क्लियर। और टैप रूट तो मोस्टली प्लांट में पाई जाती हैं जो खास तौर से पेरिनियल है। एडवेंटिशियस टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स है ना। जल खनिज अवशोषण संपन्न करती हैं। क्लियर। ऐसे अब कहा जाता है यहाँ पर एनसीईआरटी ने टैप रूट का एक डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं थोड़ा सा इसमें एक टैप रूट का डायग्राम बना देता हूँ। ये है टैप रूट। क्लियर। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है रूट कैप, 4 जोन होते हैं इसमें ऐसे। यहाँ पर लास्ट में देखा जाए तो एक जोन है, इस जोन को हम कहते हैं रूट कैप, ऐसे ऐसे, ये रूट कैप। अब यहाँ क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ पर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कुछ सेल्स होती हैं। ये टैप रूट का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। क्लियर। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल हो गए। क्लियर। अब इसके ऊपर जो सेल्स होती हैं वो होती हैं इलोंगेटेड सेल, इसे कहते हैं इलोंगेशन जोन। ऐसे कहीं ना कहीं इस तरीके से ऐसे सेल होते हैं, ऐसे। अब इनमें पाए जाते हैं ऐसे रूट हेयर्स, इसे कहते हैं मैचुरेशन जोन। ठीक है। कई हजारों की संख्या में, मिलियंस और बिलियंस की संख्या में यहाँ पर रूट हेयर्स देखने को मिल सकता है। तो ये जो जोन आप देख रहे हो इन्हें कहते हैं रूट हेयर जोन। तो इन्हीं को तो रूट हेयर कहा जाता है, रूट हेयर। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। और इस जोन को कहा जाता है मैचुरेशन जोन, मैचुरेशन जोन। यहीं से वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। ये कहलाता है इलोंगेशन जोन। कौन सा, इलोंगेशन जोन, मतलब दीर्घीकरण क्षेत्र। ये है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक जोन। क्लियर। और ये कहलाता है रूट कैप, इसे हम मूल गोप कहते हैं, जो कि टैप रूट के सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है। तो मेनली जल अवशोषण कहाँ होता है, तो यहाँ होता है जल खनिज अवशोषण। कहा जाता है कि 96% तक जो रूट हेयर जोन होता है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं रूट की स्ट्रक्चर है, बेसिक कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो ये तो रूट की बेसिक, इस स्ट्रक्चर को हम लोग मॉर्फोलॉजी में भी स्टडी करते हैं। तो
वाटर एब्जॉर्प्शन मेनली कंप्लीट होता है, कंडक्ट होता है इस जोन में, जिसे हम कहते हैं मैचुरेशन जोन या रूट हेयर जोन। ये जो है सबसे टॉप मोस्ट रीजन में पाया जाता है और यहीं पर सबसे ज़्यादा रूट हेयर्स पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये जो जोन है इलोंगेशन जोन, ये कहीं ना कहीं जड़ों को मिट्टी में एंटर होने में हेल्प करता है। मतलब सॉइल के अंदर जो रूट की एंट्री होती है उसके लिए फोर्स जनरेट करने का काम इलोंगेशन जोन का होता है। और जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। मेरिस्टेमेटिक जोन सबसे ज़्यादा तेज़ी से विभाजित होने वाली ये कहीं ना कहीं प्लांट सेल हैं और इनमें माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। तेज़ी से डिवाइड होने के बाद में ये इलोंगेशन जोन को बनाती हैं। इलोंगेशन जोन का जो अपर रीजन है वो कहीं ना कहीं मैच्योर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस पर रूट कैप क्यों होता है? तो रूट कैप इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे प्लांट अपर साइड में बढ़ता है वैसे वैसे जो रूट हैं वो इनसाइड द सॉइल एंटर होती है, तो उसके लिए फोर्स जनरेट करता है ये, और ये इन सभी सेल्स को प्रोड्यूस करता है मेरिस्टेम, और ये इसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है। क्योंकि जब सॉइल में ये रूट एंटर होती है तो एक फ्रैक्शन जनरेट होता है, उस घर्षण से, उस फ्रैक्शन से रूट को प्रोटेक्ट करने का काम इस रूट कैप का होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से वाटर एब्जॉर्बिंग जो ऑर्गन है एंजियोस्पर्म के अंदर वो ये है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ, वो है यहाँ पर वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। एपीफाइट प्लांट में जो कि एंजियोस्पर्म है उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो वाटर एब्जॉर्प्शन इन अधिपादप एपीफाइटिक अधिपादप प्लांट्स। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इन एपीफाइटिक प्लांट, एपीफाइटिक प्लांट का मतलब होता है जो अदर प्लांट पर ग्रो करता है। कह सकते हैं ऑर्किड एंड वेंडा अधिपादप प्लांट्स हैं। इनमें आर्द्रताग्राही जड़ें, आर्द्रताग्राही जड़ें जल अवशोषण करती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। करती हैं कैसे, समझे। यहाँ पर कोई एक ब्रांच है, क्लियर? ये मान के चलो ये आपके काम भी आ जाएगा। ये मैंगो का एक ब्रांच है, मैंगो ब्रांच है ना। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लांट सरवाइव करता है, ऐसे ऐसे। ये है एक ऑर्किड का प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, क्लिंगिंग रूट्स होते हैं।
क्लिंगिंग रूट्स। क्लिंगिंग रूट्स का मतलब होता है जो इस मैंगो के प्लांट पर इन्हें अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। अब एक जो रूट्स होती हैं वो होती हैं ये, इन्हें कहते हैं हम वेलामेन रूट्स, मतलब हैंगिंग रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। ये इस एरिया में हैंगिंग पोजीशन में पाई जाती है, कुछ इस तरीके से। क्लियर? क्लिंगिंग है तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रांच है, ऐसे मैंगो की ब्रांच है ना, तो कह सकते हैं। ये कौन है? ये है ऑर्किड, ऑर्किड, ORCHID, ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड प्लांट, ऑर्किड प्लांट, अदीपादप। ठीक है, ये ऑर्किड प्लांट हो गया, मतलब ये एपीफाइट है, एपीफाइटिक प्लांट ये। और ये ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। कौन है ये? मैंगो ट्री। ओके, अब ये कौन है? तो ये हैं हैंगिंग रूट्स, हैंगिंग रूट्स। अच्छा, इन्हीं को कहते हैं आर्द्रताग्राही जड़ें, आर्द्रताग्राही जड़ें। क्लियर? तो ये हैंगिंग रूट्स, ये एक ब्रांच है। सोचो, ये प्लांट अपने लिए पानी कहाँ से लाएगा, जबकि ये तो अदर प्लांट की एक ब्रांच पर सरवाइव कर रहा है, हैंगिंग पोजीशन में अरेंज्ड है। तो जाहिर सी बात है कि जो मॉइस्चर होती है एटमॉस्फेयर में, जो मॉइस्चर होती है, तभी तो कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो ये क्या है? ह्यूमिडिटी। क्या है? ह्यूमिडिटी, मतलब ये आर्द्रता है। अब ये आर्द्रता क्या होगा? इसके जरिए ये एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद इसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और पानी में कन्वर्ट करने के बाद में H2O में ये कन्वर्ट कर देगा, और H2O को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब यहाँ एक्चुअली एक बड़ी ख़ास बात है जो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये रूट का अगर ट्रांसफ़र सेक्शन किया जाए, इनका यहाँ ट्रांसफ़र सेक्शन किया जाए, तो हमें इसमें स्टील भाग मिलेगा, और स्टील भाग के बाहर एक कॉम्पैक्ट, यहाँ पर हमें टिश्यू देखने को मिलता है, और ये कॉम्पैक्ट टिश्यू जो है कहीं ना कहीं होता है वेलामेन टिश्यू। क्या है ये? इसे कहते हैं वेलामेन टिश्यू, वेलामेन टिश्यू। इस टिश्यू में कैपेसिटी होती है कि वो ह्यूमिडिटी को ये टिश्यू वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। किसमें? वाटर में। और ये वाटर में कन्वर्ट करने के बाद में इस स्टील यानी कि जाइलम रीजन को ये भेज देता है, और जाइलम से ये पानी इस प्लांट को उपलब्ध हो जाता है। तो ये कुछ खास प्लांट है, ऑर्किड का प्लांट है। ऑर्किड क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्किड। ऑर्किड का मतलब है एपीफाइटिक प्लांट। क्लियर? ठीक है, मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको हर बात समझ में आए। क्योंकि देखो, वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, अगर आपको वाटर का ही पता नहीं है कि कौन सा पानी, कौन सा वाटर का जो टाइप है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, तो बात नहीं बनी। और डिफरेंट प्लांट में कौन कौन से वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन हैं, उनकी जानकारी नहीं है, तब भी हम वाटर एब्जॉर्प्शन को सही रूप में नहीं समझ सकते। तो कुछ बेसिक
नीड होती है, आवश्यकता होती है एक टॉपिक को समझने के लिए। उनके बगैर टॉपिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो इसीलिए ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे ख़ास ये है स्ट्रक्चर ऑफ रूट इन एंजियोस्पर्म, और उसके बाद में जो अच्छा इस रीजन को हम क्या कहते हैं, स्टील रीजन कहते हैं। स्टील का मतलब है वो पार्ट जहाँ से वाटर मिनरल कंडक्शन होता है, इसी में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो मॉइस्चर को ये बेलामेन टिश्यू, कौन सा टिश्यू, बेलामेन टिश्यू, ये वाटर में इसे कन्वर्ट करता है, और वाटर इस हाइग्रोस्कोपिक रूट्स के जरिए इस प्लांट की अपर सरफेस में पहुंचता है, और अपर सरफेस में पहुंचने के बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये बातें उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई। अब हमने सारे वाटर की एक्सप्लेनेशन की है, प्लस आपको वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन बता दिए एनसीईआरटी में जो भी लिखा है उसके बेसिस और डायग्रामेटिक बेसिस पर। क्लियर? इसके बाद में यहाँ से जो स्टडी आएगी वो है पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। आखिर पानी को एब्जॉर्ब करने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो एक्चुअली कौन सा है, तो वो चीज़ है ये बात। ठीक है, ऐसे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, और क्वेश्चंस करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक हमने कल पिछले लेक्चर में 42 लेसन में लेक्चर्स में हमने आपको प्लाज्मोलाइज्ड सेल के बारे में बताया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो है क्वेश्चन कुछ ऐसे, निम्न कॉलम स्तंभ है ना को सुमेलित कीजिए, है ना, जो जीव द्रव्य कुंचित मतलब प्लाज्मोलाइज्ड सेल से संबंधित हैं। ठीक है, अब कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, इसमें होती है एक स्टेज लिमिटिंग स्टेज, दूसरी होती है आपकी इंसिपिएंट स्टेज, और तीसरी है एविडेंट स्टेज या फेज कह सकते हो ना। अब इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब ए है TP 0, बी में है TP निगेटिव, क्या निगेटिव, नकारात्मक। तो किस किस के अंदर निगेटिव आएगा और किस किस के अंदर पॉजिटिव आएगा, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो कुछ ऐसे होता है
क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है, याद रखना, आप नोट्स में बनाना इसको, है ना। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर है फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा और थर्ड में क्या होगा। तो याद रखना, फर्स्ट के अंदर आता है आपका लिमिटिंग में 0 हो जाता है, तो फर्स्ट में आ गया ए, और सेकंड में इंसिपिएंट में वो नेगेटिव में चला जाता है, तो यहाँ आ गया बी, और फिर यहाँ भी आ गया बी। तो ऐसे अपनी आंसर इस टाइप से इसमें देते हैं। क्लियर। तो इन दोनों में नेगेटिव रहता है और इसमें 0। लिमिटिंग फेज का मतलब है कि जहाँ एग्जॉस्मोसिस हुई है और वो अब उस स्टेज में जा चुकी है कि अब जो मेम्ब्रेन है और जो वॉल है वो एक दूसरे पर प्रेशर जनरेट नहीं कर रहे हैं, और जो टर्गर प्रेशर था वो अब 0 हो चुका है। अब कहा जाता है वो लिमिटिंग फेज कहलाती है। वहाँ से अगर आगे जाते हैं तो फिर वो निगेटिव में चला जाता है। यहाँ से जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है और इस तरीके से वो आगे बढ़ती है। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं अबाउट टू प्लाज्मोलाइसिस। ये क्लियर। ओके। अब यहाँ से आते हैं पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन आता है? पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण का मार्ग। जल अवशोषण का मार्ग। क्लियर। ऐसे तो आपसे यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी एनाटॉमी का होना ज़रूरी है। एनाटॉमी का यहाँ कंसेप्ट आता है क्योंकि इसी में ये बात समझ में आती है कि आखिर जड़ों की सबसे बाहरी सतह पर क्या चीज़ होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। ऐसे तो हम बता देते हैं कैसे। कह सकते हैं सॉइल वाटर। क्या? सॉइल वाटर। यहाँ ये मिट्टी का पानी है, सॉइल वाटर, मृदीय जल। यहाँ से एब्जॉर्ब होगा रूट हेयर में। कहाँ? वाटर कहाँ जाएगा? रूट हेयर। रूट हेयर से कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स, है ना। वो डिफरेंट सेल होंगी, वो हो सकता है कि 1 2 3 4 ये सब चीज़ें कॉर्टेक्स में आ जाएंगी। कॉर्टेक्स। इसके बाद में ये वाटर जाएगा कि हाँ एंडोडर्मिस। कहाँ? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में ख़ास तौर से जो पैसेज सेल होंगे। कौन से? पैसेज सेल। अभी मैं एग्जैक्टली ये आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, फिर मैं डायग्रामेटिक आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा इसके। इसे हम कहते हैं मार्ग कोशिका। क्या कहते हैं? मार्ग कोशिका। ये मार्ग कोशिका में
मार्ग कोशिका की जो प्रेजेंस है वो एक्चुअली एंडोडर्मिस में ही होते हैं। एंडोडर्मिस में से वाटर जाएगा पेरिसाइकल। कहाँ जाएगा? पेरिसाइकल। इसे हिंदी में कहते हैं परिरंभ। रंभ कहते हैं स्टील को, और स्टील के बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो परिरंभ कहलाता है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा ये प्रोटोजाइलम। कहाँ? प्रोटोजाइलम, है ना। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है जो छोटे जाइलम होते हैं वो प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। जैसे अगर हम रूट का ही एक स्ट्रक्चर कट करते हैं ऐसे, जैसे एक रूट है सपोज, है ना, तो रूट में ये रूट है। अब इसमें सेंटर में होता है पिथ। क्या होता है? पिथ रीजन, ऐसे। अब इस पिथ में यहाँ होती हैं कुछ पैसेज सेल, बाकी ये एंडोडर्मिस होती है, और इसमें कैस्पेरिन पट्टी नहीं पाई जाती। ठीक है। अब यहाँ से आगे होती है इसमें पेरिसाइकल। कौन? पेरिसाइकल। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ आता है ये प्रोटोजाइलम, है ना। जो सबसे छोटे जिन ट्रैकिड वेसल्स का जो ल्यूमेन है वो सकरा होता है, उन्हें प्रोटोजाइलम कहते हैं। अब ये है एंडोडर्मिस। इस पट्टी को कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना। कहा जाता है कि ये कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है ये सुबेरिन की बनी है, और सुबेरिन के लिए याद रखना कि सुबेरिन वाटर की एंट्री को इनहिबिट करती है। यहाँ से वाटर एंटर नहीं हो सकता। तो अच्छा, तो ये कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस मतलब कॉर्टेक्स की जो लोअर मोस्ट सेल होती है, लेयर, वो। अब यहाँ देखो, यहाँ कैस्पेरिन पट्टी नहीं है, तो इसे हम कहते हैं पैसेज सेल। क्या? पैसेज सेल। ये पैसेज सेल, मार्ग कोशिका। क्लियर? और मार्ग कोशिका हुई, और ये है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, परिरंभ। एक्चुअली इस पेरिसाइकिल के अंदर का जितना भी भाग होता है वो टोटल स्टील कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टील। यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा स्टील। इसी में वाटर मिनरल का कंडक्शन होता है, और ये छोटा होता है वो कहलाता है प्रोटोजाइलम, और जो बड़ा होता है वो कहलाता है मेटाजाइलम। तो ये है कौन? ये है टीएस ऑफ रूट। रूट का ट्रांसफर सेक्शन हालांकि आपको डिटेल में समझाया जाएगा, वो आता है आपने एनाटॉमी वाले हिस्से में, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है अभी, क्योंकि हमें ये मार्ग, ये कोशिकाओं की जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो प्रोटोजाइलम में आया, प्रोटोजाइलम से वाटर कहाँ जाएगा? मेटाजाइलम में। कहाँ? मेटाजाइलम। मेटाजाइलम से ये कहाँ जाएगा? लीव्स में, और लीव्स से कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर। कहाँ? एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल में। वायुमंडल किसके जरिए? ट्रांसपिरेशन। क्या? ट्रांसपायरेशन के जरिए ये चला जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चला गया। या फिर कोई एक्टिविटी हो सकती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ में या फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। तो कहा जाता है कि 98% ये यहाँ जाता है एटमॉस्फेयर में, मात्र 1%, कितना? 1% इसमें रहता है ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, जैसे एनसीईआरटी लिख रही है।
मोर देन 98%। तो इस तरीके से वाटर, जो सॉइल वाटर है, वो किस तरीके से पत्तियों से होता हुआ लीफ तक पहुंचता है। तो ये वास्तव में है उसका मार्ग, कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ, है ना। आपको इसी दौरान कैसे से यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा कि मेटाजाइलम तक कैसे पहुँचता है। मेटाजाइलम का मतलब होता है वो ट्रैकीड जिनका ल्यूमेन रीजन बड़ा होता है, या वो वेसल्स जिनका ल्यूमेन रीजन बड़ा होता है, चौड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं कहलाते हैं मेटाजाइलम, और जो छोटे होते हैं वो कहलाते हैं प्रोटोजाइलम। क्लियर? ऐसे। अच्छा, सोचने की बात है कि आखिर यहाँ पर पैसेज सेल क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इधर से जो पानी आता है वो इसी के जरिए अंदर की तरफ एंटर होता है। बाकी हिस्सों को वाटर के लिए इम्परमेबल बनाया है, जिससे कि दूसरे हिस्से से पानी ना जा सके। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहानी है। एक्चुअली ये काम इसलिए भी किया जाता है जिससे कि जो मिनरल्स आ रहे हैं उन मिनरल्स को कैलकुलेट किया जा सके। कहाँ? इस एंडोडर्मिस की मेम्ब्रेन पर। एनसीईआरटी में मिनरल वाले हिस्से में लिखा है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि प्रोटीन ऑफ पैसेज सेल इन एंडोडर्मिस एक्ट एज ए चेक पॉइंट, एक चेकिंग पॉइंट की तरह काम करता है टू डिटेक्ट टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। यानी कि ये डिटेक्ट करता है, पहचान करता है या डिटरमाइन करता है कि कितनी मात्रा में कौन कौन से मिनरल्स को हमें प्लांट के अंदर लेना है। तो प्लांट भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही एक स्पेसिफिक मिनरल को ही एब्जॉर्ब करते हैं, सबको एब्जॉर्ब नहीं करते। सेम अमाउंट में उनकी रिक्वायरमेंट उस प्लांट बॉडी में नहीं है। जो पर्टिकुलर फिजियोलॉजी में रिक्वायरमेंट है उसी को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो ये हमने अभी एक जनरल बेसिस पर मार्ग बताया है। कल में आपको सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड। तो जैसे ही हम इसे कंप्लीट करेंगे, लगभग वाटर एब्जॉर्प्शन की कहानी फिनिश होती है। हम आपको मैकेनिज़्म भी शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, हालांकि एनसीईआरटी ने नहीं दिए कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है एंड जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।